हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन की। आज का जो वीडियो है उसे मैं बनाने के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं था, लेकिन बहुत सारे साथी लगातार जो है वो मैसेज कर रहे हैं, लगातार कनेक्टेड हैं। जब वो फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बार बार उनकी परेशानी को देखकर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने विचार रख ही दूं। और विचार जो है वो सबके अपने अपने होते हैं। जो बाकी लोग अपने विचार रख रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक तरीका होता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सही पैटर्न को, यानी मजबूत पैटर्न को फॉलो करना होता है। जैसे आप लोगों से अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास में मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 को जो है वो क्वालिफाई करने का या मेरिट में आने का रामबाण उपाय है, तो आप कहोगे साहब लाओ बता दो फटाफट से। फिर मैंने कहा एक काम करो, जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं टोटल मिला के जो 6 यूनिट दे रखी है, उसमें जो भी 40-45 चैप्टर बनते हैं, उन सबको जो है वो तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 1000 पेज दूंगा, वो सब याद कर लो। फिर ग्रामर में क्या करो, 1000 पेज वहां दे दूंगा। लिटरेचर में पूरा विकिपीडिया उठा के वहां दे दूंगा, पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट उठा के वहां दे दूंगा, और बाकी बच गई वोकैबुलरी, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और मैं कुल मिला के आपको 5-7 हजार पेज का जो है वो पुलिंदा पकड़ा के कहूं कि भैया इसके बाहर कछु ना जावे, तो फिर आप क्या कहोगे, गुरुजी या तो आपका सटक गया है या हमारा जो है वो समझ रहे हो। बस यही मामला है। पता नहीं एक विद्यार्थी क्यों इतना परेशान हुआ जा रहा है। आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। देखो, उसमें गलती जो है वो बताने वालों की नहीं है, गलती पढ़ने वालों की है या गलती समझने वालों की है। फिर वो बार बार हमसे क्वेश्चन करते हैं। हमारे जो पेड बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार क्वेश्चन करते हैं कि सर वो फला आदमी ने ये बता दिया, वो फला आदमी ने ये बता दिया। सबका अपना अपना विचार है भाई, जो बता रहा है उसको एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत ना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मैं 2 चीज हर वीडियो में बोलता हूं। जब भी मैं इस टाइप का कोई वीडियो लाता हूं, मैं आपको कहता हूं कि एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उससे या उसके आसपास से मिलती जुलती एग्जाम्स क्या पूछ रहे हैं, ठीक बात। और दूसरा जो है वो एग्जाम का सिलेबस देखो। सिलेबस हमें मिल चुका है, 20 यूनिट में सिलेबस डिवाइडेड है, और प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो उसको लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो एनसीईआरटी को लेकर है। इसकी शिकायत बहुत है, बहुत ज्यादा है। मैं किसी भी जो है वो विद्वान साथी का नाम लिए बिना आपको कहूं कि कई बार जो है वो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि एनसीईआरटी में पता नहीं क्या क्या पढ़ाया दिया जा रहा है। जैसे स्पेशली अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी पोएम से रिलेटेड या किसी चैप्टर से रिलेटेड, मान लीजिए चैप्टर का राइटर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, या मान लीजिए आपके जो है वो रस्किन बॉन्ड जो है वो राइटर हैं। अब रस्किन बॉन्ड को एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ नाम ना बता के जो है वो रस्किन बॉन्ड का पूरा जीवन परिचय, कहां से वो जन्मे हैं, कहां तक वो आए हैं, ठीक है, कंप्लीट जो है वो पूरा विकिपीडिया पढ़ा हुआ है। आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, सेम टू सेम लाइन एज इट इज मैच कर जाएगी आपकी। कर क्या रहे हैं कि पूरा रस्किन बॉन्ड पढ़ा दे रहे हैं। रस्किन बॉन्ड के नोटेबल वर्क हैं, रस्किन बॉन्ड को कौन कौन से अवार्ड मिले, रस्किन बॉन्ड की जो है वो पत्नी का नाम क्या था, ये था वो था, सारा कुछ। विलियम बटलर येट्स पूरा ले लो भैया, कहां जो है वो जन्मा, कौन सी जो है वो संस्थान की स्थापना की। अरे भाई एनसीईआरटी का चैप्टर है वो, एनसीईआरटी है ना, समझ रहे हो। एनसीईआरटी के चैप्टर में राइटर का जो है वो जीवन परिचय की कहां जरूरत पड़ रही है। थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाए। प्रीवियस ईयर अब आप कहोगे कि साहब जो है वो 2nd ग्रेड का तो ऐसा कोई एग्जाम हुआ नहीं, या हुआ भी है तो वो पुराना एग्जाम है जिसमें ऐसा पैटर्न जो है वो मूल तौर पे लागू नहीं होता है। अभी अभी जो है वो तरोताजा एग्जाम 1st ग्रेड का तो हुआ है एमपी में, तो 1st ग्रेड के आधार पे, अच्छा दोनों का एक ही जो है, मतलब 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों को एक ही डिपार्टमेंट करवा रहा है, दोनों का पैटर्न जो है वो लगभग मिलता जुलता पैटर्न है। दोनों का आधिपत्य की अगर बात करें तो सिर्फ ग्रेड का फर्क है, बाकी चीजें तो सेम ही है, बढ़ना तो मास्टर ही है। तो एक में तो उसने पूछा कुछ और एक में लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या ही पूछेगा। भ्रमित करना एक वास्तविकता में जो है वो आजकल बिजनेस करने का एक बड़ा अच्छा तरीका बन चुका है कि देखो बाकी सब लोग तुम्हें कुछ और पढ़ा रहे, मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाऊंगा, मेरे पास आ जाओ, है ना, आ जाओ फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाऊंगा। अरे मेरे भाई जो है वो एग्जाम में ना आए तो वो जो रटा रटाया मामला है, जो वास्तविक पढ़ना है वो और ना याद हो रहा। ओरिजिनल टेक्स्ट से रिलेटेड तो बातचीत ही नहीं है, उससे तो मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, उसको तो समराइज कर दो फटाक से। और बातें जो है वो मुद्दे की जो करनी है वो राइटर के बारे में, उसके नोटेबल वर्क के बारे में कर लो, प्लीज डोंट डू दैट, है ना। मैं आपसे फिर जो है वो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही करूंगा, स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बच्चों अपने आप में बचो। बार बार जो है वो मुझे मैसेज करके मैं खुद परेशान हो जाता हूं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, इसका कारण बताता हूं।
बच्चा मुझे कह रहा है कि गुरुजी आप तो नहीं पढ़ा रहे, है ना, वहां किसी फला टीचर ने जो है वो ये पढ़ाया है, वो तो ये बता देते हैं, कोई और एक्स टीचर है उन्होंने ये पढ़ाया है। भाई अपने अपनी समझ है, अपना अपना तरीका है। सबसे पहले शुरू करने से पहले ना ये देख लो, ये एक जो है वो सेशन मैंने करवाया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, पीछे जाके देख लेना। इसमें 40 क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में एनसीईआरटी के पूछे हुए 40 क्वेश्चन है, और एक एक जो है वो क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना। आपको इनमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिखाई देंगे जो पोएट का नाम पूछा, यानी सीधा सीधा कि डस्ट ऑफ स्नो के जो है वो पोएट कौन है, रूम ऑन द रूफ के जो है वो पोएट कौन है, जो है वो मतलब जो भी पोइम से रिलेटेड है या जो भी अपने जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, सीधा सीधा पोएट से रिलेटेड बातचीत की जाती है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बातचीत कहां हो रही है, देखो जैसे बच्चा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि टॉमी ने जो है वो अभी फिलहाल अपन 9th और 10th के क्वेश्चंस की बात करें जो अपने सिलेबस में है, क्योंकि 11 12 तो अपने सिलेबस में है नहीं, ये तो फर्स्ट ग्रेड में है। 9th वाले में द फन दे हैड, एक बच्चा है, टॉमी है, वो बातचीत कर रहे हैं आपस में, जो है वो किसी जो है वो बातचीत को लेकर की एक बुक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और वहां उस बुक में जो है वो उन्हें किसके बारे में जो है वो पता चलता है, स्कूल के बारे में। अब ये कैसे पता चलेगा, क्या समरी से ये बात पता लगेगी? ना साहब, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। यानी एनसीईआरटी का जो चैप्टर दे रखा है ना, जैसे मान लो कि ये दे रखा है कि आपका एन फ्रैंक दे रखा है, तो एन फ्रैंक को यहां से लेकर पूरा पढ़ लो। अब इसमें से एक बड़ा अच्छा मजेदार सा क्वेश्चन दिया था कि एन फ्रैंक को जो है वो किस प्रकार की पनिशमेंट जो है वो टीचर देती थी, प्राय जो है वो जब वो गलती करती थी, ज्यादा बोलती थी, तो किस प्रकार की पनिशमेंट दिया करती थी, तो वो आपको टेक्स्ट से मिलेगा भाई। वो कहां उसके राइटर की, अब एन फ्रैंक का जो है वो राइटर, अगर हम बात करें कि साहब इसकी राइटर कौन है, अब मैं इसकी राइटर पर जाता हूं कि एन फ्रैंक, अब मैं इनकी जीवनी पर जा रहा हूं मैं, हाँ जैसे मान लो कि ये है एन फ्रैंक, यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है, इनके चैप्टर में लिखा हुआ है नॉर्मली यहां से, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो जानी चाहिए। बाकी मेरा मानना भी है और मैं आपको इस बात के लिए और अश्योर करता हूं, है ना, कहीं ना कहीं आप में से एक आधे लोग ये भी कह देंगे कि सर अगर आ गया तो फिर तुम एक काम करो, साइड हो जाओ, वहीं जाओ जहां तुम पढ़ रहे हो, है ना। तुम एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर, पूरे राइटर, उनका जो है वो करियर, मृत्यु मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जीवन में क्या कुछ किया, पूरा विकिपीडिया छान मारो, आपको जो है वो अधिक नॉलेज की जरूरत है। लेकिन जो वास्तविकता में तैयारी कर रहा है, जिसको सिलेक्शन चाहिए भैया, वो एक सिंपल सी बात पकड़ो कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं, एनसीईआरटी की जो चैप्टर हैं, चैप्टर का नाम, ठीक है, आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, वहां से आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि किन की बात कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। उसके कैरेक्टर याद रखो, एंटागोनिस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब उसमें मूल कैरेक्टर कौन है, या फिर उसमें जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आपको तैयार होना चाहिए। एक समराइज्ड वे बनाओ अपना खुद का, है ना, थीमेटिक अप्रोच जिसको अपन कहते हैं कि एक थीम बना ली अपन ने, एक हिंदी में उस कहानी को याद कर लिया कि क्या क्या बातचीत उन लोगों के बीच में हुई थी। एक या दो बार रिपीट करोगे तो लगभग ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, एक आधे को छोड़ दे तो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा फैक्ट हो, है ना। जैसे बहुत ज्यादा फैक्ट में अगर बात करें अपन, रीच फॉर द टॉप में जो है वो थोड़े से ज्यादा फैक्ट है, या फिर और कुछ जो है वो एक आधे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ज्यादा फैक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं, नेल्सन मंडेला है, बाकी कहीं बहुत ज्यादा जो है वो फैक्ट भी नहीं है, इजीली याद हो सकते हैं। अब सुनो, अब इसमें आप पूरा उठा के देखो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की जो है वो पूछी थी कि भैया मूछें कैसी थी, मैंने पढ़ाते हुए आपको जो है वो एनसीईआरटी में बताया कि वॉलरस के जैसे, है ना, ऐसा जो है वो एक समुद्री मतलब मछली या समुद्री जो है वो डॉग कहा जाता है, तो उसकी जैसी जो है वो इसकी क्या थी, मूछें थी, वॉलरस की जैसी जो है वो मूछें थी। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से ही आपका एक पूछा है कि भाई जो है वो मेलिवा मैरिक जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिनसे प्रेम था, मेलिवा मैरिक को जो है वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में प्रवेश क्यों लेना पड़ा, क्या इसके पीछे का रीजन था कि वो उन जो है वो कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटीज में से एक थी जिसके में क्या किया जाता था, महिलाओं को डिग्री दी जाती थी। तो क्वेश्चन का लेवल देखो और क्वेश्चन को जो है वो समझने का तरीका देखो कि साहब मुझे क्या पढ़ना होगा, है ना। माई चाइल्डहुड में ये पूछा है कि भैया अय्यर साहब की जो है वो वाइफ धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुई, तो पहली बार तो उन्होंने रसोई में खाना देने से मना कर दिया, दूसरी बार जो है वो उन्होंने क्या किया था, अय्यर जो आपके शिव सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के साथ में, यानी आपके जो है वो एपीजे सर के साथ में बैठकर खाना खाया था, है ना, उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है वो खाना परोसा। तो इस बात को देख करके कि मेरे पति अगर कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो खुद एक रूढ़िवादी ब्राह्मण जो है वो परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मानते हुए उसने जो है वो एग्जाम्पल सेट किया था, बिहेवियर की वजह से जो है वो उसमें चेंजेस आए। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लिया तो ऐसे लगेंगे ए सर ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अब फिर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास में है कि तुम हर एक चैप्टर के 30 पेज बनाओ
उसमें इतनी बात करो भाई साहब, हो मतलब पूरा का पूरा जीवनी ही लिख दिए हैं। तो उस पे जिसको जाना है वो उधर जाओ। बाकी अगर विश्वास है, आपने प्रीवियस ईयर खुद ने देखा है, खुद पे ट्रस्ट है, तो फिर उतना ही पढ़ो जितना सफिशिएंट हो, है ना। बेवजह का ज्ञान जो है वो कोई भी मतलब कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको खुद दे दूंगा। जिसको चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं विकिपीडिया का एक जो है वो लिंक डालूंगा, आपको पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा अगले का। कोई दिक्कत, आप खुद कर लो ना, किसी भी राइटर का नाम लगाओ, आर के नारायण लगाओ, विकिपीडिया पे सब कुछ मिल जाएगा आर के नारायण के बारे में। शुरुआती जीवन से लेकर मृत्यु तक, जो अवार्ड से लेकर जो है वो रिकॉग्नाइजेशन तक, लेगेसी से लेकर जो है वो उनके वर्क्स तक, सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, है ना। तो उठा के डाल लेना, उठा के पढ़ लेना, वो अपने आप में मेरे ख्याल से एक गलत अप्रोच है। कि आपका जो है वो लेटर टू गॉड 10th वाले जो है वो चैप्टर में कि भैया लेंचो ने जो है वो उसको पैसे क्यों चाहिए थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरी ऑफ एन फ्रैंक अभी अभी बात की थी कि उसको क्या सजा दी जाती थी, ऐसे लिखने की जो है वो सजा दी जाती थी आपका। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें सीधी सीधी, अब देखो ये कहां से करोगे। अगर जो है वो हमने द ब्राउनिंग वर्जन की बात की है, अगर हमें नहीं पता कि साहब ये वास्तविकता में कहां से आया, ये तो ओरिजिनल टेक्स्ट है कि किसने किसको ये सेंटेंस कहा, और हम पढ़ रहे हैं लेखक का जीवन परिचय, लेखक ने क्या क्या लिखा। एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया चैप्टर पढ़ लेता, है ना, टाइम था अपने पास में, चैप्टर पढ़ लेते, अब बाकी भगवान भरोसे, भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब इतनी बात में भी ना समझो तो फिर जो है वो समझ रहे हो मामला सेट है, फिर कोई दिक्कत ना है ना। ये जो है वो डीप वाटर वगैरह ये तो 12th के हैं सारे के सारे। अब इसमें जैसे मान लो पोएम की बात आ गई तो आपका द रोड नॉट टेकन जो अभी अपने वाले सिलेबस में तो नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। इंडिगो आपका 12th का चैप्टर हो गया। आपका जो है वो रेन ऑन द रूफ, है ना, आपका रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की है, और आपका जो है वो रेन ऑन द रूफ की बात की है तो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, फोबे कैरी है, कोर्ट्स कैनी है ना। मतलब सीधा सीधा आपको कह दिया कि भैया पोएट का नाम बताओ। इन 40 में से 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा आपको कहा है कि पोएट का नाम बताओ। मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर का तो राइटर ही नहीं पूछा और नहीं पूछेगा, मैं आपको फिर बताऊं। और अगर ये करने बैठ गए कि चैप्टर का राइटर, राइटर के वर्क्स, उनका जीवन, उसकी पत्नी, बच्चे, फूफा, नानी, दादा, फूफी, तो भैया फिर उसी में जो है वो अकेली एनसीईआरटी करने में मिनिमम 1 साल का समय चाहिए। अगर आपके पास है तो धन्य है आप, अदरवाइज छोड़ दो, भूल जाओ और सही तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो पूरा का पूरा, फिर क्वेश्चंस लगाओ। हर चैप्टर से रिलेटेड 25, 30, 40 क्वेश्चंस जो है वो बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें से लगाओ। हर पोएम का, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा, पोएम का राइटर याद होना चाहिए, मिनिमम राइटर तो याद होना ही होना चाहिए। और अगर वो पोएम कहीं से ट्रांसलेट की गई है तो वो भी याद होना चाहिए। मान लो कि उसको लिखने वाला कोई और था और ट्रांसलेट करने वाला कोई और था, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये मेन चीज है, पोएम का राइटर या पोएम का पोएट हमें पता होना चाहिए। इज इट? तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आ जाओ फटाफट से मुद्दे की बात पे। इसके अलावा, है ना, कुछ भी पढ़ने से जो है वो बेहतर है। जैसे मैं आपको यहां एक नॉर्मल सा एक ओवर रिव्यू दे देता हूं कि इन दोनों पार्ट में जो पूछा जाएगा, जैसे पोइट्री वाले पार्ट में या इन दोनों पार्ट में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये पार्ट मैं अगर आपको 50 पेसेज भी सोल्व करवा दूं तो भी आपके खुद की, देखो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड लिया जाता है। रीडिंग मतलब पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो पढ़ना और समझना जो है वो दोनों भाई अपने खुद के बेसिस पे होते हैं, ना कि मास्टर के बेसिस पे, टीचर के बेसिस पे कुछ नहीं है। मेरी समझ मेरे लिए काम आएगी, आपकी समझ आपके काम आएगी। तो इन दोनों पार्ट को तो क्या करना है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि कहीं से भी जो है वो कंटेंट उठाओ और एक एक दो पैसेज जो है वो डेली के 10 मिनट सोल्व करते रहो ताकि आपको एक आइडिया लगे। बाकी इसमें सेम एज इट इज टाइम पे आपकी जो अप्रोच होगी ना, बेहतर अप्रोच होगी कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इन दोनों में ही कॉमन बता रहा हूं। जैसे एक तो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट दे दिया, ट्रू फॉल्स, एक सीधा सीधा की जो है वो नोट वाला कि भैया कौन सा इनमें से सही नहीं है, या फिर जो है वो सिनोनिम एंटोनियम दे दिया, या फिर आपका इडियम दे दी, है ना। इस प्रकार का मान लो आपका जो है वो क्या हो गया, या सीधा जो है वो कैरेक्टर बेस दे दिया कि भाई किसी ने किसी को क्या कहा है। अगर पोइट्री वाले पार्ट में आओगे तो इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा, यानी बाकी क्वेश्चंस तो सेम टू सेम ही रहेंगे, सिर्फ इसमें जो है वो आपको लाइन देकर जो है या तो लाइन दे देगा या कहेगा पहली लाइन में क्या है, आखिरी लाइन में क्या है। तो वो क्या है, आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा, बस सिंपल सा इतना सा फंडा है अगले का। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, कोई तुर्रम खान वाला क्वेश्चन यहां से नहीं बना पाएगा। सीधा सीधा पैसेज आपके सामने होगा, समझना आपको होगा। सिनोनिम एंटोनिम ढूंढने के लिए लाइन को पूरा पढ़ो, उसका अर्थ समझो, हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करो ताकि थोड़ा मजबूती आए।
है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड मेथड अपनाओ कि एक लाइन पीछे से पढ़ूंगा, एक लाइन आगे से पढ़ूंगा, तो उस लाइन का भाव समझ में आ जाएगा, और भाव समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन से आप जो है वो एलिमिनेट कर पाओगे, ऐसा तरीका होता है। लेकिन ये कब होता है? अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका खुद का अच्छा होना चाहिए। अब आप लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हो, तो फिर गलत भी होगा ही होगा। यानी ये तो स्टूडेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई, अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता है, तो फिर उसके लिए जो है वो किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी या किसी भी तरीके का जो है वो माहौल काम में नहीं आएगा। आगे आ जाओ फटाफट से। इस वाले जो है वो पॉइंट से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बनेगा ना, 5 तक क्वेश्चन बनेंगे, और वो 5 क्वेश्चन जो है वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? सीधा सीधा एक वर्ड को अंडरलाइन करेगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसके 5 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, ज्यादातर जो है वो बच्चा पता है कंफ्यूज कहां होगा? ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज होगा एडवर्ब और एडजेक्टिव में, एडवर्ब और एडजेक्टिव में, बाकी कंफ्यूज नहीं होगा वो। उसको नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, है ना, ये तो बहुत इजीली उसको समझ में आ जाती है। मूल उसकी दिक्कत होती है कि सर एडवर्ब और एडजेक्टिव में दिक्कत आती है, तो इसमें अंडरलाइन करके वर्ड देगा। और मैं फिर बता दूं कि 5 में से 4 क्वेश्चन तो लगभग बच्चों के सही हो जाएंगे। कोई एक का क्वेश्चन आगे पीछे उठा के दे दे तो एक अलग बात है। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव देगा ही देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देगा। इनकी मैंने दोनों की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है कि वर्ब देखो, वर्ब से ही 90% तो शॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आपका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पंक्चुएशन को जो है वो चेंज करना, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। सिलेबस में डिग्री का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको भी नहीं दिया जाएगा, है ना। एक और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि सर डिग्री को, जैसे पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, है ना, सुपरलेटिव को जो है वो कंपैरेटिव में बदलने के लिए कहा जाता है। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे जो है वो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, और हमने भी इसका वेट जो है वो बच्चों को जम के करवा रखा है फिलहाल तक, क्योंकि जिस चीज का वेट होगा उसकी उतनी ही वर्थ समझ में आएगी कि भैया इसमें दिक्कत क्या है। यहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2 सेंटेंस को चेंज करने के, 2 या 3, और बाकी जो है वो 2 या 3, मतलब हो सकता है आगे पीछे 2-3 कैसे भी हो जाए, वो आएंगे क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। डन। अब बाकी तो कुछ भी पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं कुछ भी पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। आपकी बुक है, आप पढ़ने वाले हो, आपके पास समय है तो पढ़ो। एक होता ना कि आप 100 चीजों को एक बार पढ़ रहे हो, एक चीज को 100 बार पढ़ रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको, देखो मेरा ये मानना है कि अगर किसी को किसी टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है और उसको लगता है कि मैं इन 2 क्वेश्चन को जो है वो बियर कर सकता हूं, इनको झेल सकता हूं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं 98 तो सही कर लूं, तो 98 पे चले जाओ भाई। क्यों क्यों दिमाग लगाना अपना, क्यों परेशान होना? वोकैबुलरी में सिनोनिम देगा, एंटोनिम देगा, वन वर्ड देगा, आपका इडियम्स जो है वो अब इनमें से कोई सा भी आगे पीछे करके दे सकता है। होमोफोन्स और होमोनियम्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। होमोफोन है, होमोनियम्स है, होमोग्राफ्स है, जो है प्रीफिक्स और सफिक्स है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमने करवा दिए हैं, सीधा सीधा एक लाइन देगा, मतलब आपको, और लाइन में से पूछा जाएगा कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, सॉरी नॉट कौन सी है, जैसे सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, आपका पैराडॉक्स है, हाइपरबली है, ये पढ़ लेना एक बार। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं आपको, चलो आपको एक सोर्स दे देता हूं, रेन एंड मार्टिन के जितने भी एग्जाम्पल हैं एक बार उनके गो थ्रू हो जाना। रेन एंड मार्टिन में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको देख लेना। अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी तो आपको 5 में से जो है वो 2 क्वेश्चन तो वहीं से देखने को मिल जाएंगे, सीधे एग्जाम्पल में से। एग्जाम्पल का उठा के सीधा चिपका दिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट पढ़ना है, ओड पढ़ना है, एलिजी पढ़ना है, सटायर, ये सब पढ़ने हैं सबसे पहले। फिर सोनेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन ने दिए हैं। आपका ओड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एलिजी के बारे में सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। फिर इनका ओरिजिनेशन पता होना चाहिए, कहां से बनी, उसमें क्या क्या चेंज आए, जैसे सोनेट इटली से निकली, कितने टाइप की होती है, पेट्रार्कन सोनेट क्या है, जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, आपका जो है वो अलग अलग चीजें उसमें पता होनी चाहिए, किसमें कितनी लाइन है, ऑक्टेव क्या है, सेस्टेट क्या है, ये सब के सब ये तो पढ़ना पड़ेगा भैया। यहां से अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और इनकी प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप इन दोनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल, खासतौर से इस टॉपिक में, यू विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई और यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द राइट फिगर्स ऑफ स्पीच। ये याद रखना मेरी बात को। अगर आपने 100-200 क्वेश्चन इसके नहीं लगाए, आपने सोचा कि ठीक है मैंने पढ़ रखे हैं, मैंने सिमली पढ़ रखा है कि सिमली में सो, लाइक और एज ढूंढना है, वो ढूंढ लोगे, मेटाफर आते ही बराबर हो जाएगा, है ना। पर्सोनिफिकेशन जो है वो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि पर्सोनिफिकेशन यूज कहां किया हुआ है। आयरनी और पैराडॉक्स और हाइपरबली अगर बात करें, हाइपरबली थोड़ा अलग ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन आयरनी और पैराडॉक्स में तो जो है वो घूम फिर के इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे।
तो प्रैक्टिस लगाओ, 100-150 क्वेश्चन लगाओ मिनिमम, कम से कम, तो जाके चीजें जो है वो क्लियरिटी में आएगी। हर एक में फर्क देखो कि अच्छा इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रेशन आया तो क्यों आया है, इसमें हाइपरबली है तो क्यों है, हाइपरबली में और आपका जो है वो आयरनी में और आपका पैराडॉक्स में क्या फर्क है। तो भैया देखो तो सही, यहां पर भी वही करो। अब ओड पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि ओड क्या है साहब, ओड ओड है, खत्म बात मामला। अब ओड में बहुत सारी चीजें आती है, डेप्थ के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। बिल्कुल ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन जो बनता है ना वो बहुत सिंपल है कि 14 मतलब सोनेट में कितनी लाइन होती है, 14 लाइन। ये बच्चे को पूछ लेना जिसने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया वो भी बता देगा, सिंपल सी बात ये है। ये यहां से थोड़ी सेग्रीगेट करेंगे हम, ये यहां से थोड़ी सेग्रीगेट करेंगे, इसके डेप्थ में क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस में देखना आप लोग, ठीक है। सटायर हो गई, ब्लैंक वर्स हो गया, फ्री वर्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ जो है वो स्कीम हो गया। अब आते हैं 9 से 14 तक, मैं बता चुका हूं। पोएम वाला पार्ट जो 13 और 14 नंबर की यूनिट दे रखी है, वहां राइटर याद होना चाहिए एग्जैक्ट, हर जो है वो पोएम का कि भैया इस पोएम का ये राइटर है, इस पोएम का, वो करना ही पड़ेगा। उसमें से क्वेश्चन आएंगे, 2 यूनिट में से भी 5 से 6 क्वेश्चन तो उसी के आएंगे सीधे सीधे। फिर उसमें वो किसको सिंबल कर रही है, ये सारी चीजें पढ़नी है। और इनमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, बिल्कुल समराइज मत करो, छोड़ो ही मत उसको, पूरा चैप्टर पढ़ो, A to Z पढ़ो। कैरेक्टर याद रखो, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगी। कहानी बना लो कि साहब माई चाइल्डहुड में क्या है, कि APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में पहले उन्होंने जीवन परिचय बताया है ना, उसके बाद में उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो एक तरीके से कैसे उन्होंने अर्निंग शुरू की, छोटी सी इनकम उनकी कैसे हुई है ना, इमली के बीजों से लेकर जो है वो रेलवे स्टेशन पर जो है वो अपने चचेरे लड़के को अखबार पकड़ने तक का जो है सफर है, वहां से राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर है वो कैसे तय हुआ, वो सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस में याद करनी होगी। कुछ खास डेट्स हैं उनको याद रखो, जैसे मारिया सारापोवा ने किस डेट पर जो है वो उन्हें नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 जो है वो उपाधि मिली, तो वो एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। या फिर हम कहें कि साहब द फन दे हैड में जो है वो कितने साल बाद का वर्णन किया गया है, तो वो एग्जैक्ट ईयर पूछा जा सकता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, चैप्टर में दे रखे हैं साथ साथ में, मैं कोई अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूं, चैप्टर तुम भी पढ़ लो तुम्हें भी याद हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस लगा लेना, प्रैक्टिस मैक्स है, मेन परफेक्ट, और पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो इसमें। तो ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से तो चैप्टर के अंदर अगर नहीं गए ना, या तुम्हारा रायता इन्हीं में फैल गया, इन्हीं राइटर्स के जीवन परिचय में फैल गया, तो ना तो आपको पोएम याद होगी, मतलब अपनी ओरिजिनल लिटरेचर वाले कोई राइटर याद नहीं होंगे, फिर वो उन्हीं में रह जाएंगे। कितनी डेट याद करोगे, कितने वर्क्स याद करोगे, क्या चल रहा है, कुछ भी है चल रहा है सर। तो ये यहां तक 9 to 14 तक जो है वो कंप्लीट आ चुका अपना, जिसपे अपन बात कर चुके हैं। पोइट्री वाले पार्ट में से एक पोइट्री हमने अभी नहीं डाली, कौन सी थी आपकी, विलियम बटलर यीट्स की अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, जो डालनी बाकी है, बाकी सब करवा दी है ना। अब इसमें सीधा सीधा ये है क्वेश्चंस, देखो पहले तो पोएम पढ़ो। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जॉन कीट्स है, उनका मतलब किस एज के हैं वो, या फिर जॉन कीट्स की जीवन परिचय में कुछ छोटी छोटी चीजें, उसमें भी इतना डेप्थ में नहीं जाना है। फिर आओ ओट टू ओटम पे, किसके बारे में है, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्या इसका स्टेंजा है, इसमें पेंट जो है वो मीटर कौन सा है, इसमें राइम स्कीम क्या है, ये जो है वो सिंबलाइजेशन क्या दिया हुआ है इसमें, या किन चीजों की बात की हुई है। फिर इसके स्टेंजा में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे फर्स्ट लाइन जो है वो पोइम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां से याद होना चाहिए। कैजुरिना ट्री जो है वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडियन वेवर्स में कौन कौन से कलर्स की बात की गई है, कौन कौन से मॉर्निंग जो आपका डे और इवनिंग जो है वो, मतलब मॉर्निंग नून और इवनिंग किस भाग को बताते हैं, हर एक चीज ये डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें से राइटर के बारे में तो पढ़ो इतना सा, मतलब आपको ये याद रखना है कि इनका जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए 10 और 90, समझ लो। राइटर को 10% ही पढ़ना है, 90% जो है वो टॉपिक पढ़ना है। 90% क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है मेरे भाई, क्वेश्चन यहीं से देगा। अब एक बात बताओ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसने टॉपिक जो है वो इंडियन वेवर्स दे रखा है, तो वो सरोजनी नायडू का जन्म क्यों पूछेगा। वो सरोजनी नायडू का जन्म तो इंडियन राइटर्स के तौर पे भी पूछ सकता है। वो ये क्यों पूछेगा कि भैया सरोजनी नायडू जो है वो उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो तो वो इंडियन राइटर्स के तौर पे, फिर इसको क्यों दिया है, टाइम पास करने के लिए, इंडियन वेवर्स को क्यों दिया है। तो यहां से क्वेश्चन बनाओ ना, पता नहीं वो सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ और ये कब हुआ, वो वहां पढ़ेंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो 10 to 90 जो है वो इसका एक रेशियो निकालो कि 10% राइटर के बारे में और 90% जो है वो टॉपिक के बारे में, यानी यहां से कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है वो क्या चल रहा है। डन। स्टेंजा वाइज बात करो, एनालिसिस करो, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखो कि इसमें ये बातें हुई है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। स्काई द स्काई इज योर प्लेटर, तो बड़ा गजब लिखा है इन्होंने,
जो है वो गुरु नानक देव साहब ने जो है वो काफी सारी चीजें बताई है कि थाल को किस तरीके से यूज किया गया है ना, हर चीज को, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 10 और 90% का एक रेशियो लेकर चलो। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इंडियन वेवर्स के जो है वो राइटर कौन है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन बन सकता है। मान लो अगर बनाए तो कि इंडियन वेवर्स के राइटर कौन है, सरोजनी नायडू है, 4 ऑप्शन दे दिए इनमें से कि बताओ जॉन कीट्स है, तोरू दत्त है, सरोजनी नायडू है, या फिर आपके जो है वो विलियम बटलर यीट्स है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक पढ़ेगा उसको इतना तो पता ही है कि इंडियन वेवर्स जो है वो सरोजनी नायडू ने लिखी। फिर आ जाओ फटाफट से, आपका प्रोज विलियम हैजलिट एज ए गार्डिनर, और जो है वो फ्रांसिस बेकन, ऑफ स्टडीज, अम्ब्रेला मोरल्स और गोइंग अ जर्नी। अब इसमें कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट पढ़ने हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लो, या जैसे समराइज्ड है, बहुत अच्छी समरी है तो वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर एक चीज में जो है वो चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब इनमें क्या पढ़ना है सर, वही 10 और 90 का रेशियो रखना है। 10 और 90 का रेशियो, ये सब के सब में 10 और 90 का रेशियो रखना, इन सब में 10 और 90 का रेशियो रखना है, ठीक है। जैसे कि साहब इन तीनों के बारे में, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं, इनका जन्म जो है वो कब हुआ, क्या इनके जीवन परिचय में क्या ऐसी खास बातें रही, किन जो है वो मूल तौर के पॉइंट्स पे लिखा करते थे, वो छोटी छोटी बातें। फिर आ जाओ ऑफ स्टडीज पे कि स्टडी को इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कौन सी चीजों को कहा है कि भैया इनको चबाओ, इनको ये करो, निगलो, है ना, वो मैं टॉपिक में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर जाओ। अम्ब्रेला मोरल्स में जो है वो किस टाइप की जो है वो बातचीत हुई है, एजी गार्डिनर के बारे में 10 to 90, वही 10% इसका 90% इसका, चार्ल्स डिकन और आपका जो है वो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो, अगर इनके बारे में बात करें तो यहां पर भी 10 to 90 का ही रेशियो रखना है, 10 to 90 का ही रेशियो रखना है, 10% राइटर के बारे में और 90% टॉपिक के बारे में, ठीक है। और सेम चीज जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस है या द सिल्वर बॉक्स है, इनमें कैरेक्टर पता होना चाहिए, एंटागोनिस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट है, एक्ट और सीन वाइज जो है वो चीजें पता होनी चाहिए कि एक्ट 4 में, एक्ट 3 में जो है वो सीन फर्स्ट में क्या है, ये तो पता होगा ही होगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, लिखा किसने है ये इंपॉर्टेंट है ना, कब लिखा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें, वही 10 to 90 का रेशियो। इसमें भी क्या करना है सर, सेम चीजें शॉर्ट स्टोरी में। अगर उसको आर के नारायण पूछना है, अगर उसको रस्किन बॉन्ड पूछना है या रविंद्रनाथ टैगोर पूछना है, तो वो इंडियन राइटर्स में से पूछ लेगा भाई। इन टॉपिक को देने के पीछे का क्या रीजन है, टाइम पास करने के लिए थोड़ी दिया है, मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा, है ना। मतलब पता नहीं क्या क्या ही पूछ रहे हैं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दिल्ली साहब ये है जो है वो रस्किन बॉन्ड का, मतलब पता नहीं कहां का हो। अबे ये तो पढ़ लो, द रूम ऑन द रूफ तो पढ़ लो पूरा, वही पूरा नहीं हो रहा ढंग से तो, है ना। उसके कैरेक्टर याद नहीं है, कितने दोस्त थे, कौन कौन है, कहां गया कहां नहीं गया, उसमें भी कंफ्यूजन खेल रहे हैं। तो वही 10 to 90 यानी आर के नारायण के बारे में यहां से 10% और बाकी 90% जो है वो द इंग्लिश टीचर, रूम ऑन द रूफ और काबुली वाला के बारे। अब यहां आ जाओ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश जो है वो राइटिंग इन इंग्लिश की अगर बात करें, जैसे रिनोड ऑथर्स पोइट्स की अगर बात करें, तो इन पोइट्स में जैसे मान लो ये आपके 3 तो यही है, सामने ही है इनमें से, आर के नारायण। अब आर के नारायण का जीवन परिचय पढ़ना है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा पूछ लिया कि सर पता नहीं क्या ही पूछ लेगा। देखो, इनकी डेट पूछी जा सकती है, बर्थ डेट पूछी जा सकती है, ये कहां से हैं बेसिकली, कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है वो इनकी मूल लैंग्वेज क्या है, फिर इनकी जो नोटेबल वर्क्स है। अब वर्क्स तो बहुत सारे हैं, मान लो एक राइटर हैं जिसने जो है वो 50 वर्क लिख रखे हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं, तो क्या हम 50 के 50 पढ़ लेंगे? क्या 50 के 50 पढ़ने बैठोगे? नहीं सर, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जिसकी वजह से वो जानी जाती है, जाना जाता है, तो वो पढ़ो। उसमें नॉर्मल सा इतना पता होना चाहिए कि साहब द गाइड में जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कि द गाइड किसको लेकर लिखा हुआ है, कि कैसे एक लड़का जो है वो गाइड होते हुए जो है वो आगे साधु बनता है, क्या एक उसकी मतलब एक छोटी सी स्टोरी के टाइप में उसको 2 मिनट में पढ़ लिया, एक समराइज्ड वे में, उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, कैरेक्टर इनके जो बहुत मेन जो पॉइंट्स हैं या बहुत मेन जो वर्क्स हैं, उनके कैरेक्टर याद करना है, ये अपने आप में एक चुनौती है हम लोगों के लिए। ये सर इतना इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउटफुल रहता है हमेशा कि कई बार जो है, हाँ, इनके ये याद रखना है कि भैया कौन कौन सा इनको जो है वो पुरस्कार मिले। अगर कोई बहुत बड़ा पुरस्कार है तो वो पूछा जा सकता है, अगर किसी ने कोई पुरस्कार जो है वो लौटाया है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है ना। जैसे आर.एन. टैगोर हैं, इन्होंने जो है वो पुरस्कार लौटाया है, या आर.एन. टैगोर को जो है वो नोबेल मिला है, तो कब मिला है, किसके लिए मिला है, कोई बड़ा पुरस्कार है तो वो किस वर्क के लिए मिला है। ये छोटी छोटी बातें एक अलग, मतलब इनको तो एक एक पेज में ले लेना आप, एक पेज में, सिंगल पेज में जो है वो पूरी बातचीत इनकी आ जानी चाहिए, कायदा तो यही कहता है। और फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें जो है वो प्रैक्टिस से। अभी देखो लगभग 35 दिन का टाइम पड़ा हुआ है आपका, 15 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है।
15 अप्रैल को एग्जाम है और अभी जो है वो हम बात कर रहे हैं आज 8 ऑफ मार्च है, मतलब आज 8 मार्च है। तो आप आइडिया लगा लो कि लगभग लगभग हमारे पास में जो है वो अभी टाइम पड़ा हुआ है। 35 डेज आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोगों ने जो है वो बुक भी ऑर्डर की, हमने 2 बार प्रिंट करवा के अब बंद कर दिया है। उसका मूल कारण ये है, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि साहब बुक क्यों नहीं भेज रहे हो। अच्छा, एक तो बुक को लेकर मैं थोड़ा सा एक आपको पॉइंट और दे देता हूं, जो बाद में इस वीडियो को देखे। रूम ऑन द रूफ की जो आंसर की है ना, वो मैं दोबारा डालूंगा। उसमें क्या हुआ यार, रूम ऑन द रूफ आपका मतलब ये रस्किन बॉन्ड वाला जो है वो इसकी आंसर की में मिस्टेक है। इसमें हुआ क्या है कि एक क्वेश्चन बीच में छूट गया आंसर में गलती से, और उसके बाद के जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो हमने वही मानकर आगे चिपका दिया उसको। तो आगे के जो क्वेश्चंस थे वो सारे गलत हो गए, मतलब आंसर गलत हो गए। तो ये मैं दोबारा करवाऊंगा और अभी दोबारा हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो है वो बुक किसमें है, रिव्यू में है। बुक को हम वापस से रिव्यू कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस को। सुन लो, 376 पेज की बुक हमने भेजी थी, है ना। उसमें एनसीईआरटी है, उसमें जो है और लिटरेचर है। मतलब आपका यूनिट नंबर जो है वो 7 से लेकर जो है वो यूनिट नंबर 20 तक तो कंप्लीट है। और इसके अलावा जो है वो आपका कुछ खास जो है वो 30 पेज में हमने क्या दे रखा है, आपका वोकैब भी दे रखी है। 30 पेज में जो है वो वोकैबलरी भी दे रखी है। अब कुछ बच्चों का बाद में क्वेश्चन आया कि सर आप तो कह रहे थे ग्रामर भी आएगी इसमें, 1100 क्वेश्चन बता रहे। धोखा हुआ हमारे साथ। मैं धोखा थोड़ी है, 40 बार तो बता चुका हूं कि अगर इसको और बढ़ा देता तो ग्रामर के 1100 क्वेश्चन डालते ही ये 450 प्लस पेज में चली जाती। तो एक तो बच्चे के बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती, मतलब हमें मिनिमम 600 रुपए कम से कम उस बुक के करने पड़ते। दूसरी बात, फिर वो इतनी मोटी दिखती तो दिखते ही डिमोटिवेट हो जाता बच्चा कि साहब क्यों पढ़ूं मैं इसको, है ना, कैसे पढ़ लूंगा मैं इसको। और सबसे मेन बात कि जिस दिन हमने बुक लॉन्च की थी, प्रिंट होके आई थी ना, उस टाइम पे एग्जाम डेट नहीं बढ़ी थी, तो हम 20 मार्च मान के ही चल रहे थे। इसलिए हमने उसका डिसीजन लिया था। बाद में हमने ये कहा था कि 15 मार्च को 15 मार्च को आपको पूरी जो जैसे जैसे मैंने आपको ग्रामर में क्वेश्चंस बताए हैं ना, उनके 1100 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा विद आंसर, है ना। आंसर शीट लास्ट में दे दूंगा और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको एक फाइल में दे दूंगा पीडीएफ में, तो आप आराम से सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन बना के दे दूंगा ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह कंप्लीट जो है वो आपके ध्यान में आ जाए। 15 मार्च को डाल दूंगा, तो ये आराम से आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा इसको सोल्व करने का भी। बुक में कोई भी जो गलती है हम भी रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपको मान लो कहीं पर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, आंसर लगाते टाइम लगाना बी था, लिख सी दिया, है ना, या मान लो हमने जो है वो उसको कॉपी करते टाइम गलती कर दी, तो कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखे, ऐसे आतंक मत मचाया करो और साहब गलती 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 क्या हो गया। ऐसी बुक नहीं है जिसमें गलती नहीं है, मुझे दे दो मैं आपको निकाल के दे दूं। और मतलब मैं तो कईयों का तो नाम भी ले देता हूं सीधा सीधा, भरमार गलतियां, बड़े बड़े जो है वो राइटर्स की हमने बहुत कम टाइम में तैयार किया है। तो गलतियां, नॉर्मल गलतियां ना लाजमी है। अब हम करेंगे क्या, एक तो वो होता है कि गलती करके आप जो है वो सामने वाले के सर पे बैठ जाओगे, ना ना मेरी बुक में गलती ना है साहब, मैं तो भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो भ्रम मेरे अंदर नहीं है। जो गलतियां हुई है, हमारी टीम, हमारे जो साथी टीचर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमपी ग्रेड 2 की ही, वो भी कर रहे हैं, वो भी उसको रिव्यू कर रहे हैं, हम दोबारा उसको रिव्यू कर रहे हैं। मान लो उस पूरी बुक में 100 क्वेश्चन गलत आ गए, एक एग्जांपल देता हूं, तो क्वेश्चन हमने गलत मतलब लगाते टाइम गलत कर दिए, या उसमें कोई क्वेश्चन में गलती आ गई, या एक क्वेश्चन के 2 आंसर जो है वो हो सकते हैं, ऐसी जो भी संभावनाएं होगी मैं सबको एक जगह करूंगा। एक तो उसकी फाइल बनाऊंगा, आपको दोबारा ट्रांसफर करूंगा। दूसरा, उसका एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। क्या गया, कुछ गया क्या, बस तो शांति रखो। वो मुझे भी पता है कि अगर कोई एक आधा क्वेश्चन गलत आ गया है, एक तो कोई उस क्वेश्चन का था, कोई मिसाइल को लेकर जो है वो बात हुई थी मिडनाइट विजिटर में, है ना, उसमें टिक किसी और पे लगा हुआ, रिपोर्ट पे लगा हुआ है कि भैया वो किसके बारे में थी, है ना, तो लेटर वगैरह जो भी है, तो वो हो जाएगा। एक आधा यार छोटा मोटा, कौन मतलब भगवान कौन है ये बताओ, गलती किससे नहीं होती। हमने भी मशीने से काम किया है, सारा काम ऐसा तो है नहीं हाथ से लिखा है, कई बार टाइपिंग एरर है, कई बार कुछ चीजें हैं, तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम से पहले पहले लगभग 15 दिन पहले, यानी इस 31 तक मैं सारा शॉर्ट आउट करके आपको दे दूंगा, फिर मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट आउट इसलिए करना है कि मान लो क्या पता किस्मत इतनी अच्छी हो कि सेम क्वेश्चन मिल जाए और फिर आप गलत करिया हो, तो वो मेरे लिए दुख की बात होगी, मेरे और आप दोनों के लिए, है ना। तो वो हम ना करें, उसको हम शॉर्ट आउट कर ही लेंगे। डन। अब दोबारा से मैसेज मत करना मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, कि ये परेशान मत हो कि साहब वो फलाने ने ये पढ़ा दिया, वो ढीम का कह रहा है 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो कह रहा है 15,000 20,000 करवाऊंगा, कोई नहीं करवाएगा, मैं बताऊं।
है ना। ये जो 3-4 हजार क्वेश्चन अपन ने दे रखे हैं करवा देंगे, बुक पूरी की पूरी जो है वो एप्लीकेशन पर जाएगी, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जिन लोगों ने बुक मंगवा ली है उनकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों काम में फायदा है। ग्रामर प्रैक्टिस करवा दूंगा, वोकेबलरी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, कुछ खास टॉपिक्स मैं आपको फिर बता दूं, दे देंगे, ऑलरेडी दे दिए, होमोफोन्स वगैरह और डाल देंगे। क्लॉज और जो है वो अगर सेंटेंस की बात करें तो इनके हजारों क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। 100-150 क्वेश्चन जितने भी बना पाएंगे उतने मैक्सिमम बना के आपको डाल देंगे, और टॉपिक भी डाल देंगे। एनसीईआरटी लगभग डाल चुके हैं, शायद 1 या 2 चैप्टर रहे हैं, तो आज ही के दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। आज ही के दिन में यूनिट 1 और 2 जो है वो डल जाएगी। तो बचेगा क्या सर, जो आपके मतलब जितना भी पार्ट बचा हुआ वो अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट डाल देंगे। टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, उसमें एक अपडेट डलवाया हुआ है, मैं मैसेज कर चुका हूं। फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई एक एक स्टूडेंट को, अगर 700, 800, 1000 स्टूडेंट है तो एक एक को मैसेज करो, अरे भैया सुनो तो वो टेस्ट सीरीज में दिक्कत है, आप आज टेस्ट सीरीज मत चलाना। फिर नोटिफिकेशन नाम की एक चीज होती है, देखा करो, एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आता है ना, उसको पढ़ना भी होता है कि अच्छा अच्छा क्या आया हुआ है। आपका खुद की जिम्मेदारी है कि हर दिन सुबह शाम दोपहर जब भी कभी भी एप्लीकेशन खोलें तो एक बार वो ऐसा बटन लगा हुआ है, घंटी लगी हुई, इस पर टिक करो कि भैया क्या लिखा है इन लोगों ने, तो पता रहे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। डन। अब आ जाओ फटाफट से, अभी भी टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि साहब मैं तैयारी करना चाहूं, 35 दिन में भी पढ़ा जा सकता। अगर शिद्दत हो ना तो लिटरेचर और एनसीईआरटी तो आराम से भी कवर की जा सकती है, इसलिए अभी भी जुड़ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। 999 का कोर्स है और उसकी प्राइस 1-2 दिन में बस लास्ट टू लास्ट जो है वो कंप्लीटली हम बंद करेंगे इसको, मतलब सेल आउट करना ही बंद करेंगे। आप इससे जुड़ सकते हो 999 में। इसमें साथ में जो है वो क्या है, टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज है 349 की, इसमें तकरीबन जो है वो 35 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, और इसमें 21 टेस्ट तो हमने बढ़ा के क्या कर दिए हैं, आपके फुल सिलेबस टेस्ट कर दिए हैं। जैसे ये टेस्ट सीरीज का अपडेट आ जाएगा तो अभी तक के टेस्ट 10 तारीख तक के सारे एक साथ आपको शो करना शुरू कर देंगे। अभी तो आज तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि सर मैं दे रहा हूं 9वीं नंबर का यूनिट का टेस्ट और उसमें क्वेश्चन 12वीं नंबर के आ रहे हैं। तो भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि जब अपडेशन आता है ना तो डाटा मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, वो मेरे हाथ में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच है यार, तो रुक जाओ, एक दिन मत दो, कल दे देना। अभी कौन सी आज की आज तुम्हारी एग्जाम हो गई और आज की आज जो है वो मामला खत्म हो गया। फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड प्रीलिम्स का बैच जो है वो कंप्लीटली लाइव रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में। हम कोशिश करेंगे कि लिटरेचर का जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करके डालें ताकि डिस्टर्बेंस कम हो, और प्रैक्टिस उसकी जितनी भी है लिटरेचर या ग्रामर की, और वो सारी की सारी हम किस में करें, आपका जो है वो लाइव फॉर्मेशन में करें। तो ये आपका 1999 रुपए का है। ये प्रीलिम्स के लिए है, पात्रता परीक्षा के लिए जो दिसंबर में होनी है या जनवरी में होनी है। और इसके साथ में अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ में अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप 2999 रुपए देके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट जो है वो सिलेबस रहेगा, कोर्स रहेगा, A to Z जो है वो कोर्स, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, जितना भी होना है वो सारा कुछ इसमें आएगा। इसके लिए एक स्पेशल बुक तैयार हो रही है, पर्टिकुलर गाइड तैयार हो रही है फर्स्ट ग्रेड की, जो हम अभी हाथों हाथ 3 दिन में लॉन्च नहीं करने वाले हैं। मे बी महीने भर का टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया लेवल का कंटेंट ढूंढेंगे और फिर पूरी की पूरी गाइड, ग्रामर पूरा बना बुनो के आपको जो है वो सप्लाई करेंगे। तो आप उसके लिए चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, अभी तो पहले पढ़ो। गाइड से क्वेश्चन सोल्व तब किए जाते हैं जब या तो आपके पास में गाइड कब मंगवाता है स्टूडेंट की, या तो मैंने पढ़ लिया है या फिर पढ़ने के लिए कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ऐप पे अवेलेबल ही नहीं है, किसी के पास कोई पढ़ा ही नहीं रहा, तो फिर मेरे पास में बुक लास्ट ऑप्शन है। तो गाइड आराम से मंगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, जब भी लॉन्च हो महीने भर में तब मंगवा लेना। फिलहाल इससे आप जुड़ सकते हो। डन। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऐसा आपका एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से, और ये जो है वो आपकी वेबसाइट दिखाई पड़ेगी, वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, www.letslearnwithajaySir.com। आपका अगर किसी को कोई डाउट हो, एप्पल का आईफोन में अगर नहीं चल रहा हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड या सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मिल जाएगा आपको जवाब। अब दोबारा इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, एग्जाम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, है ना। उन लोगों से भी जो बेवजह का कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं ताकि बच्चा परेशान होता रहे, बच्चा डर के मारे जो है वो ज्वाइन करता रहे कि साहब पता नहीं अंदर क्या ही पढ़ा रहे होंगे, और वो क्या ही पढ़ने के चक्कर में सब कुछ खराब कर बैठोगे। भले ही मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा स्पेशल कोर्स आके ज्वाइन ही करो, लेकिन कम से कम अपने आप को मिसगाइड तो नहीं करो। पढ़े लिखे लोग हो यार, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बच्चे तो हो नहीं कि 12वीं पास बच्चे हो मैं समझाता रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।